नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल एनालिसिस 26 मार्च 2022। आज दो आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंडियाज कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑन इस्लामोफोबिया एंड बंगाल्स वायलेंट पॉलिटिक्स ऑफ एरिया डोमिनेशन, और एक आर्टिकल है वो हर्षित सर आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज, इंडियाज कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑन इस्लामोफोबिया। ये आर्टिकल लिखा है विवेक कच्चू साहब, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। ये आर्टिकल बेसिकली एक रेजोल्यूशन के बारे में है जो लास्ट वीक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था थ्रू ए कंसेंसस रेजोल्यूशन। कंसेंसस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें कोई वोटिंग नहीं होता, मतलब रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते ही मेंबर कंट्रीज ने मान लिया ठीक है ऐसा हो जाए। ठीक है, तो मार्च 15 को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व करने के लिए डिसीजन ले लिया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब देखिए, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट भी कई सारे कंट्रीज का स्टैंड था। वैसे ऑफिशियली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है, फिर भी कुछ कंट्रीज ने अपना जो ओपिनियन है वो बोला है इस डे को ऑब्जर्व करने के खिलाफ में, जैसे कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, और चाइना ने तो इसे सपोर्ट किया है। तो उस बारे में इस आर्टिकल है। ठीक है, देखिए वैसे ये जो रेजोल्यूशन है ये स्पॉन्सर किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में आपने शायद सुना होगा। इसमें ओनली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज आज मेंबर्स है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ऑब्वियसली इन्होंने इस रेजोल्यूशन को पुट फॉरवर्ड किया था, और इनके बिहाफ में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम ने यह बोला, OAC had extensively discussed the proposal with interested delegations for a year। देखिए, ये रेजोल्यूशन के बारे में OAC ने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है अलग अलग डेलीगेशंस के साथ, एंड फाइनली हमने ये पुटअप किया था लास्ट फरवरी में। अब देखिए, इस्लामोफोबिया के बारे में कुछ बातें हैं जो पाकिस्तान ने बताया है। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या होता है? इट कनोट्स फियर ऑफ एंड प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट स्पीच अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम रिलीजन के प्रति लोगों का जो डर है, प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस मतलब क्या है? किसी भी चीज के बारे में समझने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि वो चीज ऐसा होगा या वैसा होगा, इसे आप प्रेजुडिस बोल सकते हो। लोग इस्लाम रिलीजन के खिलाफ एक प्रेजुडिस मेंटालिटी रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं, ये सब आप इस्लामोफोबिया बोल सकते हो। वैसे दुनिया भर के मुस्लिम्स जो है ये कंप्लेन करते हैं कि अल कायदा का 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बाद लोग जो है मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ एक नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग मेंटालिटी रखते हैं। मतलब टेररिस्ट ने कुछ किया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जो मुस्लिम्स है वो ऐसा है। टेररिस्ट जो एक्टिविटीज करते हैं दे आर नॉट इन कीपिंग विथ इस्लाम, ये इस्लाम रिलीजन में जस्टिफाइबल नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए 2019 में ये बोला था दैट देयर इज नो सच थिंग एज रेडिकल इस्लाम। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है रेडिकल इस्लाम करके। वैसे जो रेडिकल फ्रिंजेस है तो हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, केवल इस्लाम को बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को जस्टिफाई किया था। फिर मिस्टर खान ऑल्सो रिग्रेटेड दैट सुइसाइड अटैक्स आर इक्वेटेड विद इस्लाम। मतलब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला ये जो सुइसाइड अटैक्स हो रहा है टेररिस्ट की तरफ से वो इस्लाम के साथ इक्वेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड यूरोपियन कंट्रीज में मुस्लिम्स का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ये सब गलत है। एंड ही एडमिटेड दो द वेस्टर्न वर्ल्ड डज नॉट लुक एट द रिलीजन द वे दैट वी डू। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है रिलीजन को उस नजरिया से नहीं देखते हैं जिस नजरिया से हम देखते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का कहना है दोस्तों। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये जो इस्लामोफोबिया दुनिया भर में है ये बात तो सच है, थोड़ा बहुत है, यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत कुछ है। तो ये जो इस्लामोफोबिया को एंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये रेजोल्यूशन पुटअप किया था, कहां पे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट भी हो चुका है। पर देखिए, इस रेजोल्यूशन के खिलाफ में भी कुछ कंट्रीज का स्टैंड है। अब देखिए, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया या फिर ऑफिशियली सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है मैं वो रेजोल्यूशन से 100% सहमत हूं। तो इस आर्टिकल में इंडिया, यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज का कुछ स्टैंड के बारे में बताया है। देखिए, immediately after the resolution's adoption, India's permanent representative T.S. Tirumurti exercised his right to explain India's stand। जैसे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ तो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर है T.S. तिरुमूर्ति साहब, इन्होंने अपना राइट टू एक्सप्लेन वाला जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज किया और उन्हें जो बोलना था वो कह दिया। अब वो क्या है हम देख। उन्होंने बेसिकली ये बोला दोस्तों, आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हो
केवल इस्लाम के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन या हेट स्पीचेस हो रहा है? अनेक रिलीजन दुनिया में ऐसा है जिसके साथ इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन होता है। लाइक नॉन अब्राहमिक रिलीजन ऑल्सो, उन्होंने बोला हिंदूज के साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, सिख्स के साथ हो रहा है, बुद्धिस्ट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो आप केवल इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन पास करने का मतलब क्या है, जबकि दूसरे रिलीजन्स भी है इस दुनिया में जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। त्रिमूर्ति साहब ने इसके साथ साथ इंडिया हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गिविंग रिफ्यूज के बारे में भी बोला। मतलब टाइम टू टाइम जब अलग अलग कंट्री से उधर के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज भाग के इंडिया आया है तो इंडिया ने हमेशा उन्हें रिफ्यूज दिया है, उन्हें सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल जोरास्ट्रियंस, जूस, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा। जब त्रिमूर्ति साहब बुद्धिस्ट बोल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो किन के बारे में बोल रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, दलाई लामा एंड हिज फॉलोअर्स के बारे में बोल रहा होगा, क्योंकि वो तिब्बत से एक्सेल होके इंडिया में आए थे और इंडिया अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है, रिफ्यूज दिया हुआ है। तो देखिए, इंडिया जब बोल रहा है ना, केवल इस्लामोफोबिया नहीं, अदर रिलीजियोफोबिया भी होना चाहिए। मतलब केवल इस्लाम ऐसा एक रिलीजन नहीं है जिनके साथ परसिक्यूशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अदर रिलीजन्स भी है। उसका एक प्रूफ है कि इंडिया में इस तरह माइनॉरिटीज रहते हैं जिनके साथ परसिक्यूशन हुआ है। समझ गए ना आप? अब देखिए, त्रिमूर्ति साहब ने जो कुछ भी बोला वो सही है। हमारा जो ऑथर ऑफ द आर्टिकल है वो क्या बोल रहा है, त्रिमूर्ति साहब ने सब कुछ बोला पर एक बात नहीं बोला। क्या नहीं बोला? एनी रेफरेंस टू इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के बारे में कुछ बात नहीं किया, यह गलत किया बोल रहा है। दिस वुड नॉट गो विदाउट नोटिस, स्पेशली एज द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इज सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, त्रिमूर्ति साहब ने इंडियन मुस्लिम्स के बारे में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो अननोटिस्ड रह जाएगा, क्योंकि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया का सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो इंडियन मुस्लिम के बारे में भी इन्हें कुछ बोलना चाहिए था, ये कह रहा था ऑथर। कहने का मतलब यह है, देखिए त्रिमूर्ति साहब ने इस्लामोफोबिया को कंडेम किया विथ ऑल अदर रिलीजियोफोबिया। केवल इस्लामोफोबिया को नहीं, अदर रिलीजियोफोबिया को भी कंडेम किया। But at that point, he could have specifically added that India cannot but be concerned with Islamophobia because Muslims form a substantial part of country's plural society. हमारी पॉपुलेशन में मुस्लिम्स जो है एक सब्सटैंशियल पार्ट है, इसलिए हम इस्लामोफोबिया से इक्वली कंसर्न्ड है, ये बोलना चाहिए था स्पेसिफिकली त्रिमूर्ति साहब को, ये ऑथर कह रहा है। इसका रीजन भी बता रहा है वो, सच ए रेफरेंस वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट फॉर टू अदर रीजंस टू। अगर ऐसे वो बोलते तो उसका कुछ फायदा होता। वन, द कंप्लेंट दैट डिस्पाइट इंडियाज डिजायर वर्ड प्लूरलिज्म डज नॉट फाइंड एनी मेंशन इन द रेजोल्यूशन। मतलब इंडिया का कंप्लेंट है कि केवल इस्लाम को सपोर्ट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया को सपोर्ट किया जा रहा है, अदर रिलीजियोफोबिया के बारे में कोई मेंशन नहीं है। अगर इंडिया ऐसा बोलता ना कि इंडियन मुस्लिम्स हमारे देश का एक सब्सटैंशियल पार्ट है इसलिए हम इस्लामोफोबिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा और सपोर्ट मिलता। ठीक है। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो इनका विजन है उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता। तो देखिए, हमारा जो ऑथर है वो ये नहीं कह रहे त्रिमूर्ति साहब ने उधर गलत बोला, उन्होंने ये बोला उनको और कुछ भी कहना चाहिए था। उन्हें इंडियन मुस्लिम का जो रेफरेंस है वो उधर डालना चाहिए था। उन्हें ये बोलना चाहिए था इंडियन पॉपुलेशन का एक सब्सटैंशियल पार्ट है इंडियन मुस्लिम्स, तो उनकी सपोर्ट में कुछ बोलना चाहिए था। ठीक है, ये कह रहे थे। अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था। It stemmed from singling out a particular confession, but its philosophical underpinnings were different. देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनका सोच बिल्कुल अलग है ट्रेडिशनल इस्लामिक कंट्री से। उनका फोकस इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स के ऊपर है, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियंस पर से। Thus its emphasis was on rights of non-believers. देखिए, सिंपल भाषा में यह है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो है रिलीजन के बारे में इतना सोचते नहीं है, वो इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। मेरा कहने का मतलब है, इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करने का मतलब है केवल इस्लामिक लोगों को इधर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है रिलीजन के नाम पर इस तरह का प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जितने लोग इस दुनिया में हैं जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, परसिक्यूशन फेस कर रहा है, उन सबके साथ है हम, केवल एक रिलीजन के साथ नहीं है। और ये जो यूरोपियन यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बीच में ये जो सोच का डिफरेंस है ना दोस्तों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये तो काफी सालों से चल रहा है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है ट्रेडिशनली सोचते हैं, हमेशा उनका जो बेस है वो रिलीजियन है, जबकि यूरोपियन यूनियन का ऐसा नहीं है।
देखिए ये काफी सालों से चल रहा है इनके ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। इसलिए 2019 में जैसे मैंने आपको पहले बोला, मिस्टर इमरान खान ने ये बोला था, द वर्स्ट डज नॉट सी रिलीजन एज वी डू। हम जिस तरह रिलीजन को देखते हैं उस तरह वेस्टर्न कंट्रीज नहीं देखते हैं। एंड द ईयूज व्यूज ऑन एन इंडिविजुअल्स राइट टू चेंज रिलीजन में ऑल्सो नॉट कोइंसाइड विद द व्यू ऑफ ट्रेडिशनल इस्लाम। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यूरोपियन यूनियन में अगर किसी को अपना धर्म बदलना है, रिलीजन बदलना है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। पर ट्रेडिशनल इस्लाम कंट्रीज में कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। दे डू नॉट एक्सेप्ट अपोस्टेसी। अपोस्टेसी मतलब जो रिलीजन या धर्म चेंज करते हैं ना दोस्तों, इसे बोलते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में फिलोसफिकल डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था। पर इंडिया का कहना कुछ और था, मैंने आपको बता दिया। फाइनली चाइनाज पोजीशन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे रेजोल्यूशन पुट अप हुआ, चाइना इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, जबकि आपको पता है चाइना में जिंजियान प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, काफी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। पर यह सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को नहीं दिखता। वैसे ओएसी दिन भर इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, दुनिया भर के मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, पर चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के साथ इतने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होने के बाद भी वो एक बात नहीं बोलता। क्या वो मुस्लिम्स नहीं है क्या? और ओएसी हमेशा चाइना के साथ एक सॉफ्ट अप्रोच मेंटेन किया है। इसका कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा ओएसी और चाइना के बीच में। रिसेंटली जब ओएसी का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद में, तब चाइना को आज से स्पेशल गेस्ट बुला लिया, जबकि चाइना ओएसी का एक मेंबर नहीं है और चाइना में इतने मुस्लिम मेजोरिटी भी नहीं है, और जितने मुस्लिम माइनॉरिटी है चाइना में उनके साथ तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। इसके बावजूद ओएसी ने चाइना को ऐसे स्पेशल गेस्ट बुलाया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और एक एग्जाम्पल यह है, जब 2019 में जब ओएसी का प्रेसिडेंटशिप यूएई के पास था, तब यूएई ने इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज को इन्वाइट किया था। तब पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया, बोला आपने इंडिया को कैसे बुलाया? वैसे इंडिया को तो बुलाना चाहिए क्योंकि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी रहते दुनिया का, पर इंडिया को तो बुलाना ही बुलाना है कि नहीं। पर तब बीइंग नॉट ए मेंबर, इंडिया को बुलाने से पाकिस्तान ने उधर अपोजिशन खड़ा किया, और अब चाइना को बुला लिया। जब पाकिस्तान के पास प्रेसिडेंटशिप है, इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रहा था, तब चाइना को बुला लिया जहां इतने सारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ। काफी अजीब है ना। अब आप सोच रहे होंगे ओएसी इस तरह क्यों करते हैं, चाइना के साथ इतना सॉफ्ट पॉलिसी क्यों? इसका कारण मेरे हिसाब से पाकिस्तान हो सकता है दोस्तों। वैसे आपको पता है ओएसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसमें ओनली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, करीब 52 मेंबर कंट्रीज है ओएसी में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हो, ओआईसी। अब देखिए ओआईसी में वैसे देखा जाएगा तो सबसे प्रोमिनेंट मेंबर सऊदी अरेबिया है, सबसे पावरफुल भी। पर ओआईसी में जितने कंट्रीज है ना, उसमें एक ही कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है और वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ना ओएसी के अंदर, वो काफी अच्छा है, काफी इंटेंस है, शुरुआत से ऐसा ही चलते हुए आया है। इसलिए पाकिस्तान का जो स्टैंड है ना, वो हमेशा ओएसी मानते हैं, पता नहीं क्यों। अब पाकिस्तान का जो कश्मीर स्टैंड है उसे भी ओएसी ने सपोर्ट किया था। वैसे ओएसी में बाकी जितने मेंबर कंट्रीज है उसके साथ तो इंडिया का रिलेशन अच्छा है, केवल पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। पर एज ए होल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब पाकिस्तान कुछ बोलते हैं कि हमारा स्टैंड ऐसा है, तो ओएसी को उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। अब हो सकता है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की वजह से ओएसी जो है चाइना की तरफ इस तरह सॉफ्ट अप्रोच मेंटेन कर रहा होगा। ये बस मेरा एक ओपिनियन है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये सब लिखा है दोस्तों ऑथर ने, इस रेजोल्यूशन के बारे में अलग अलग कंट्रीज ने क्या स्टैंड लिया है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों बंगाल्स वायलेंट पॉलिटिक्स ऑफ एरिया डोमिनेशन। ये आर्टिकल बेसिकली वेस्ट बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में भुक्तुई विलेज में जो वायलेंस हुआ था, जिसमें 8 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 6 वीमेन, 1 चाइल्ड एंड 1 मैन, इसके बारे में है। इस वायलेंस का कंप्लीट एनालिसिस है, साथ साथ में पॉलिटिक्स किस तरह आजकल वायलेंट हो रहा है एंड वेस्ट बंगाल में स्पेशली वायलेंट पॉलिटिक्स ऑफ एरिया डोमिनेशन चलता है, यह सब के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भुक्तुई विलेज वैसे कोलकाता से 220 किलोमीटर दूर है। अब उधर वायलेंस ब्रोकआउट होने का एक ही कारण था, मर्डर ऑफ तृणमूल कांग्रेस डिप्यूटी प्रधान बहादुर शेख। अब देखिए ये मत समझ लीजिएगा ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वायलेंस था। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 सेक्शंस के बीच में वायलेंस चल रहा था।
जैसे बादू शेख का मर्डर हुआ, बादू शेख के जितने सपोर्टर्स थे एक घंटे के अंदर बुकतुई विलेज पहुंचे और उधर एक एक राइवल तृणमूल कांग्रेस के आपस में घुस के लोगों को अटैक करना शुरू किया और सोना शेख करके एक आदमी का घर में घुस के 7 लोगों को मारा। ये जो सोना शेख था एक टाइम पर बादू शेख का एसोसिएट भी था। आप देखिए वेस्ट बंगाल के लिए ये जो वायलेंस है ये कोई नई बात नहीं है। एक हफ्ते पहले मार्च 13 को 2 इलेक्टेड म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स मारे गए थे 1 घंटे के अंदर अंदर। अब लोगों का कहना यह है भोक्तुई में ये जो डिस्प्यूट हुआ ये केवल पर्सनल राइवलरी नहीं था। अब इस भोक्तुई इंसिडेंट का एक स्पेशलिटी है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस वायलेंस में ओनली रूलिंग पार्टी मेंबर्स इन्वॉल्व है। नॉर्मली जब भी कोई पॉलिटिकल वायलेंस होता है इसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में होता है, पर ये जो भोक्तुई वायलेंस है इसमें केवल तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स है वही इन्वॉल्व है। अगर आप वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री देखोगे मेजर वायलेंस कब कब हुआ था, नंदीग्राम वायलेंस हुआ था, नेताई मसाकर हुआ था 1970s में नक्सल मूवमेंट के टाइम पर। तब भी जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था वो 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में हुआ था, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड अपोजिशन पार्टी। अब ये पहली बार हो रहा है ओनली रूलिंग पार्टी के मेंबर्स इन्वॉल्व है। अब इस इंसिडेंट के बाद कोर्ट ने सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया है अंडर सुओ मोटू कॉग्निसेंस। सुओ मोटू कॉग्निसेंस मतलब क्या होता है, मतलब अपने आप किसी की कंप्लेन या प्ली की जरूरत नहीं है, कोर्ट अगर चाहे तो अपने आप भी इस तरह इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैसाकर हुआ है भोक्तुई विलेज में इट वॉज ए ब्रूटल इंसिडेंट एंड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये डिस्क्राइब किया दिस इंसिडेंट इज वन सच एक्सेप्शनल केस वेयर रिक्विजिट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। देखिए ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है जहां डायरेक्शंस की जरूरत है, इसलिए हम सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर रहे हैं करके। इससे पहले मतलब 7 महीने पहले जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस खत्म हुआ था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने और एक सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया था फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द पोस्ट पोल वायलेंस इन द स्टेट। अब सबको पता होगा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस तृणमूल कांग्रेस जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी वर्कर्स है अपोजिशन पार्टीज को टारगेट किए थे। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कोर्ट को जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं करने के लिए। तो इसलिए सीबीआई ने ऑलरेडी एक सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया है पोस्ट पोल वायलेंस में भी। तो अब ये दूसरा हो गया। ठीक है, पहला तो पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर था, अब ये भोक्तुई विलेज में जो मैसाकर हुआ उसके ऊपर है। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल में रूरल इलाकों में क्रूड बॉम्ब अटैक जो है बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहा है, मतलब रूरल इलाकों में लोग बैठे बैठे बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब ये बॉम्ब्स बनाते बनाते बेसिकली बॉम्ब्स को असेंबल करते करते एक्सप्लोजन कभी कभी हो जाता है, इससे कई लोग मरते हैं और घर पे जो बच्चे हैं वो भी घायल हो जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ है। अब ये जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में भी वायलेंस हुआ है इसमें भी बॉम्ब्स ऐसे विलेजेस से आए होंगे जो ये सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं। इस भोक्तुई विलेज का मैसाकर के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक सर्च कंडक्ट कराया था, उसमें बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कई सारे क्रूड बॉम्ब्स रिकवर किए उन्होंने। तो कहने का मतलब यह है स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, एस्पेशली रूरल इलाकों में एक वायलेंस इंड्यूस करने के लिए जितने आर्म्स अम्यूनिशंस बॉम्ब्स की जरूरत है वो सब लोकली अवेलेबल है। तो अथॉरिटीज को इन सब केसेस के ऊपर चेक लगाना पड़ेगा, तब जाके शांति और समाधान आएगा। अब ये जो भोक्तुई वायलेंस हुआ है ऑब्वियसली बात है तृणमूल कांग्रेस के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है। जितने लोगों का घर जलाया गया, जितने लोगों का रिलेटिव्स को मारा गया, वो सब तृणमूल कांग्रेस के ऊपर विश्वास अर्पित किए थे। जो भी है चीफ मिनिस्टर ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है 5 लाख पर अफेक्टेड फैमिली एंड 2 लाख टू ईच फैमिली फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस व्हिच वर बर्न डाउन एंड शी आल्सो प्रॉमिस्ड जॉब्स टू ए मेंबर टू ईच अफेक्टेड फैमिली। तो बेसिकली दोस्तों देखिए हर फैमिली के लिए 5 लाख, घर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 लाख, हर फैमिली के एक मेंबर के लिए गवर्नमेंट जॉब, ऐसा प्रॉमिस किया है। पर उनका जो एक्चुअल नुकसान हुआ है वो तो कोई भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी वापस नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट, बस एक एनालिसिस था भोक्तुई विलेज में जो वायलेंस हुआ था उसके बारे में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।